तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इससे पहले जो पिछला सेशन था हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो भी उस समय का परिवेश था, उस समय का जो माहौल था, सल्तनत की या सुल्तान की जो भी हालत थी, बलबन के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की है इसी अलाउद्दीन खिलजी के या खिलजी वंश के पहले पार्ट में। तो मेरा आपको मशवरा यह है कि आप उस पहले पार्ट को ज़रूर देखें, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पर आ जाएँ। जैसे उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसे दुनिया का अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है, उसे दुनिया का अनोखा अर्थशास्त्री कहा जाता है, उसे दुनिया का पहला ऐसा राजा कहा जाता है जिसने राजनीति में अर्थशास्त्र का दिलचस्प प्रयोग किया, जिसने राजनीति में अर्थशास्त्र का दिलचस्प प्रयोग किया। जैसे आजकल आप देखते हो ना, हमारे यहाँ इस समय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, तो वो जो योजना है ना, जो उज्ज्वला योजना, समझे ना, उज्ज्वला योजना, और वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, जो फ्री राशन हम लोगों को मिल रहा है, तो वो योजना जो है वो राजनीति में गेम चेंजर है। योजना जो है वो राजनीति में गेम चेंजर है। आपको पता ना, हमारे करीब 140 करोड़ की आबादी है और बहुत से लोग अभी भी गरीब हैं। अच्छा, कहने को, आलोचना करने को मेरा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, अच्छा ना मैं कि अपने नंबर बढ़ाना चाह रहा हूँ और ना नंबर घटाना चाह रहा हूँ। कहने को हम लोग कहते हैं, जैसे अक्सर सोशल मीडिया पे लोग स्टेटस लगाते हैं ना कि वोट वहाँ दो जो कि आने वाली तुम्हारी पीढ़ी 5 किलो की राशन की कतार में ना लगे बल्कि 50 किलो खुद खरीद सके। वोट उसको दो जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को इस तरह से बना दे कि वो 5 किलो की राशन की कतार में ना लगे बल्कि 50 किलो राशन खुद खरीद ले। खैर, सबके अपने अपने नज़रिए हैं, सबके अपने राजनीतिक स्लोगन हैं, लेकिन अगर गरीब आदमी को 5 किलो राशन मुफ्त मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त का जीवन जिएगा, कुछ काम नहीं करेगा, उसके जीवन की लागत थोड़ी सी घट जाती है। 5 किलो राशन का मतलब 30 रुपया किलो आटा है ना, 30 रुपया किलो आटा है। अगर तो 150 रुपया उसका बचा, 5 लोग परिवार में हैं तो 15 पंजे 75, 750 रुपया महीना उसका बच गया नहीं। 400 रुपये की उसको गैस की सब्सिडी मिल गई, कितना हो गया, 15 और 4 1900, यानी कि लगभग 2000 रुपया उसका बच गया महीने का। अब इस 2000 का इस्तेमाल वो हेल्थ पर, बेहतर खान पान पर, फ्रूट्स पर, मिल्क पर या बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर सकता। यही मकसद है इस योजना का। गरीब कल्याण अन्न योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, इसको हम सब्सिडी भी कहते हैं, सब्सिडी आधारित योजना भी कहते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी कहते हैं कि लोगों के हाथ, ऐसा नहीं है सरकार कैश थोड़ी दे रही है, उनकी इनकम के कुछ हिस्से को बचा दे रही है। सरकार नकद थोड़ी दे रही है कि लो भाई आओ कतार में आ जाओ, 500 रुपये बांट दो, लो 500 रुपये ना। सरकार जो है इनडायरेक्टली, कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो, उससे पहले नरसिंह राव साहब की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किसानों का लोन माफ़ किया था, तो उनकी भी बहुत आलोचना हुई थी, कह रहे साहब अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो ना। उन्होंने किसानों का लोन माफ़ करके इनडायरेक्टली उनके हाथ में कुछ पैसा दिया, उनकी इतनी इनकम बचा ली कि ठीक है भाई, लोन तुम्हारा हमने माफ़ कर दिया, तुम्हारा जो पैसा था हमने दे दिया बैंकों को, अब जो तुम्हारे पास इनकम है उसे तुम अपने जीवन की बेहतरी में खर्च करो, लेकिन हमेशा के लिए मत कह देना कि हर बार तुम्हारा हम लोन माफ़ कर देंगे। तो अब देख रहे हैं राजनीति में अर्थशास्त्र का प्रयोग हो रहा, नहीं हो रहा। अब इस तरह से जनता को जब लाभ मिल रहा है तो जनता समर्थक हो रही है ना, जनता जो है वो समर्थक हो रही है। अब तुम यहाँ पर ये मत कहना कि मैं किसी एक राजनीतिक प्रचार कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी यही काम किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, जो आज आप देख रहे हो ना, सस्ते राशन की दुकानें या राशन के कोटे, सस्ते गल्ले की दुकानें, ये काम अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कर दिया था कि अगर अनाज की कमी होगी, अकाल पड़ेगा, किसी वजह से लोगों के पास से अनाज चला जाएगा, लोगों की थालियों से अनाज चला जाएगा। आमतौर पर अकाल में दिक्कतें हो जाती थी, अकाल पड़ गया या कोई आपदा हो गई तो उसने गोदाम बना रखे थे, और सरकारी गोदामों से या शाही गोदामों से एक परिवार में जितने लोग हैं उसके हिसाब से लोगों को फ्री राशन दिया जाता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे ऐसे उपाय किए जिससे कि महंगाई बहुत घट गई थी, इतनी घट गई थी कि उस समय का इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के उपायों से चीज़ों के दाम इतने कम हो गए, रहन सहन का जो खर्च है वो इतना कम हो गया कि दिल्ली और उसके आसपास बहुत सारे लोग आकर के बसने लगे कि भाई दिल्ली चलो, वहाँ भाई महंगाई नहीं है, वहाँ रोटी बहुत सस्ती है, रोज़गार है, वगैरह वगैरह। तो अलाउद्दीन खिलजी को न केवल अनोखा साम्राज्यवादी कहा जाता है बल्कि अनोखा अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। उसे पहला ऐसा सुल्तान या पहला ऐसा राजा कहा जाता है जिसने राजनीति में अर्थशास्त्र का दिलचस्प प्रयोग किया। कैसे किया, क्या किया, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम अलाउद्दीन खिलजी की बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी
के बचपन का नाम था अली गुरशास्प, है ना। अच्छा, एक इमरान जी बताएंगे, एक सल्तनत काल में एक सुल्तान हुआ है जो पोइट भी था, किस नाम से कविताएं लिखता था? एक सुल्तान हुआ है जो पोइट भी था, वो उसका तखल्लुस क्या था, किस उपनाम से वो अपनी कविताएं लिखता था? आप बताएं। तबस्सुम के अलावा और कोई भी आप में से? हाँ, यस यू आर राइट। मुझे बताओ, उनको ना बताओ। सिकंदर लोदी, तो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। मेरा नाम क्या है? गुलफाम अली, है ना, ठीक है साहब। तो गुलरुखी, गुलफाम का मतलब क्या होता है? फूल सा चेहरा। देखो मेरा चेहरा है कि फूल सा? घर वालों ने नाम रखा है गुलफाम, फूल सा चेहरा। कहीं दिख रहा है? हाँ, था फूल सा, लेकिन अब मुरझा गया, है ना, ठीक है साहब। लू लग गई इसको, क्या लग गई? लू लग गई। तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था। इसका नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था अली गुरशास्प। ओके। जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा था, न केवल भतीजा था बल्कि दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी को इससे विशेष लगाव था और बहुत जल्दी ही जलालुद्दीन खिलजी का ये खास कमांडर या सिपह सालार बन गया था। अब आपको पता है 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो है सुल्तान बना था। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपना एम्पायर फैलाना शुरू किया। 1292 में भिलसा में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। अभी भिलसा कहाँ है? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा आपका मालवा का इलाका, ये मालवा, मध्य प्रदेश का मालवा का इलाका, यहीं पर है कहीं भिलसा। इसका वर्तमान नाम क्या है? विदिशा। भिलसा का वर्तमान नाम है विदिशा। अलाउद्दीन खिलजी ने लूट के मकसद से जलालुद्दीन खिलजी से परमिशन लेकर के भिलसा पर अटैक किया और यहाँ से उसने लूट में अच्छा खासा माल पाया। लूट का माल क्या होता था? वही सोने चांदी हीरे जवाहरात, बहुत सारे गुलाम वगैरह। उसने बहुत सारा माल पाया और वो सारा का सारा माल जो है वो जलालुद्दीन खिलजी की खिदमत में भेज दिया। इससे जलालुद्दीन खिलजी उससे बहुत खुश हुआ। वाह मरहबा, है ना, क्या पाया आपने, जो भी है। जलालुद्दीन खिलजी उससे खुश हुआ, खुश होकर के उसका प्रमोशन किया। अच्छा, उस दौर में प्रमोशन क्या होता था? आजकल प्रमोशन क्या, एसडीएम है तो मान ली पीसीएस कैडर में तो आईएएस कैडर में चले गए, है ना, यही तो प्रमोशन है। उसने उसका प्रमोशन किया। इक़्तादारों के प्रमोशन भी होते थे, डिमोशन भी होते थे, इक़्तादारों को हटा भी दिया जाता था। अगर सुल्तान को लगे कि मतलब निरा नालायक इक़्तादार है, निरा माने बिल्कुल कतई नालायक इक़्तादार है, तो उसको हटा भी देते थे। हाँ, अगर वो राजकुमार हुआ या दामाद हुआ तो उसको जो है कि ढोया जाता था। ढोना समझते हो? फिर उसको कैसे ढोया जाता था कि भाई इक़्तादार तो तुम ही हो, उनके साथ कोई और एडवाइज़र जोड़ दिए जो कि उनके राजकाज को चला सकें। समझ गए साहब? तो ऐसे उनको जो अब जो सुल्तान के खासम खास हो तो उन्हें सुल्तान ढोता भी था, लेकिन जो ख़ानदानी रिलेशन में ना हो या जिनको सुल्तान की ज़रूरत ना हो तो उनको हटा भी दिया जाता था, उनकी जगह दूसरे आ जाओ। प्रमोशन भी होते थे, डिमोशन भी होते थे। तो अब जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से खुश हुआ और उसका प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन ये था कि उसको दिया गया कड़ा मानिकपुर का इक्ता। आप देख रहे हैं यहाँ पर कड़ा और ये मानिकपुर। कड़ा और मानिकपुर दो अलग अलग जगह हैं। गंगा नदी के दाएं किनारे पर है, यहाँ पर आप देखेंगे कड़ा, और बाएं किनारे पर है मानिकपुर। ये इक्ता सबसे पहले तबस्सुम बताएंगी, कड़ा मानिकपुर का इक्ता जो कि बाद में अवध का इक्ता कहलाया, सबसे पहले किसने बनाया था? हाँ, कड़ा मानिकपुर का इक्ता सबसे पहले किसने बनाया था? हाँ, वेरी गुड, शाबाश बेटे, वेरी गुड, है ना, शाबाश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कड़ा मानिकपुर का इक्ता बनाया था सबसे पहले, जिसे बाद में नाम दिया गया अवध का इक्ता, और अकबर के समय में ये हो गया अवध का सूबा। तो उस समय जो खास फर्टाइल या ज़्यादा इनकम देने वाले इक्ते थे उसमें एक बदाऊं का इक्ता था, लाहौर का इक्ता भी था, और एक था ये कड़ा मानिकपुर का इक्ता। तो अलाउद्दीन खिलजी को उसकी सेवा के बदले में कड़ा मानिकपुर का इक्ता दिया गया। तो यहीं से सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तादार था? कड़ा मानिकपुर का इक्तादार था। कहीं खाली कड़ा लिख देता है, कहीं कड़ा मानिकपुर लिख देता है। ओके। अब अलाउद्दीन खिलजी का हौसला और बढ़ गया। अब 1292 में तो उसने सुल्तान को भरोसे में लेकर के हमला किया, लेकिन अब 1295-96 में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने, कोई कॉल आ रही है क्या? तो थोड़ा सा व्यवधान आया। व्यवधान से पहले मैं भूल गया मैं आपको क्या बता रहा था। तो मैं शायद था अलाउद्दीन खिलजी के, अब 1296 में उसने जो मिशन किया था देवगिरी का, आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 राजधानियाँ बनाई थी, है ना, 2 राजधानियाँ थी ना मोहम्मद बिन तुगलक की। इतिहास में तबस्सुम बताएंगे कोई एक और राजा जिसकी 2 राजधानियाँ रही एक साथ, बताएं? इल्तुतमिश की 2 राजधानियाँ रही। अरे तबस्सुम से ऐसे, हाँ, एक साथ 2 राजधानियाँ रही। जैसे उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ ना, एक देहरादून और दूसरी गैरसैंण, है ना। तो अरे यार, राजा हर्ष उसकी 2 राजधानियाँ थी, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उसकी 2 राजधानियाँ थी। अब सोनू बताएंगी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उसकी एक राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी कहाँ थी?
जिसे गुप्तों की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा गया। अब जो बचाएगा उसे 101 रुपये का नगद इनाम। जल्दी बताओ दूसरी राजधानी कहाँ थी उसकी? आज हो क्या रहा है ना। तो खैर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो सेकंड कैपिटल थी वो थी उज्जैन, ठीक है ना, हाँ, है ना। और हर्ष की दो राजधानियाँ कौन सी थी? पुरुषपुर और मथुरा। खैर उसको छोड़िए, अब हम वापस लौट के आते हैं कहाँ? अलाउद्दीन खिलजी में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेकंड कैपिटल कहाँ बनाई थी? देवगिरी। देवगिरी को नया नाम क्या दिया था उसने? दौलताबाद। अच्छा, ये देवगिरी या दौलताबाद इस समय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में है? अहमदनगर ज़िले में। ये रहा महाराष्ट्र। देवगिरी मैंने यहाँ दिखाया आपको। महाराष्ट्र में एक ज़िला है अहमदनगर, ये थी आपकी देवगिरी। ये वही देवगिरी है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने नया नाम दिया था दौलताबाद का, और उसने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अब इतिहास में इसको लेकर के विवाद है कि उसकी दोनों राजधानियाँ एक साथ चलती रहीं या दिल्ली का राजधानी का जो दर्जा था वो ख़त्म कर दिया और केवल एक ही राजधानी रही देवगिरी। तो जब हम MBT पढ़ेंगे तब इस चीज़ में हम जाएंगे। फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि देवगिरी ये रहा। वर्तमान महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िले में एक रियासत थी देवगिरी, और यहाँ पर राजा थे राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव का यहाँ पर राज था और इनके बेटे थे शंकर देव। देवगिरी जो थी बहुत ही धनी रियासत थी। माल खूब था यहाँ पर, सोना चांदी यहाँ पर खूब था। तो इसी सोना चांदी या माल को लूटने के मकसद से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला किया था साउथ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से नर्मदा नदी को पार करके साउथ पर हमला करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ। महमूद गजनवी आया था ना, महमूद गजनवी ने, गौरी ने, इल्तुतमिश ने, ऐबक ने बहुत सारे हमले किए, लेकिन कोई भी नर्मदा नदी को पार नहीं कर पाया था, या किसी ने नर्मदा नदी को पार नहीं किया था। उसका साहस नहीं हुआ, या उसके पास समय नहीं था, या उसको नॉर्थ को लूटने से फुर्सत नहीं मिली। जो भी है, साउथ इंडिया पर नर्मदा को पार करके हमला करने वाला पहला जो सोल्जर था या मुस्लिम था। सुल्तान में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला किया था तो वो सुल्तान नहीं था, वो इक़्तिदार था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया। ये रहा आपका देवगिरी, और यहाँ का राजा था राजा रामचंद्र देव। अब देवगिरी रियासत की राजधानी थी एलिचपुर, और बहुत ही कम घुड़सवारों के साथ अलाउद्दीन खिलजी बड़ी तेज़ी के साथ एलिचपुर जाने में कामयाब रहा, या एलिचपुर पर हमला करने में कामयाब रहा। ये झड़प इतनी तेज़ थी कि राजा रामचंद्र देव को संभलने का ही मौका नहीं मिला। हालांकि शंकर देव ने बहादुरी से सामना किया लेकिन हार गया। फाइनली अलाउद्दीन खिलजी का राजधानी पर कब्जा हो गया। अब वो आया था लूट मार के मकसद से, तो राजा रामचंद्र देव ने उससे संधि यानी कि समझौता कर लिया और बहुत सारा माल उसे दिया। ये लूट का बहुत सारा माल लेकर के वो वापस आया कड़ा। कहाँ रहा कड़ा? गंगा के दाएं किनारे पर कड़ा आया, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कड़ा आया, और यहाँ पर आकर के वो बैठ गया। अब उसके मन में बेईमानी जाग गई। इतना सारा पैसा, इतनी सारी दौलत देखने के बाद अब उसके मन में बेईमानी जाग गई। अब ये खबर पहुंची जलालुद्दीन खिलजी के पास। जलालुद्दीन खिलजी जो है उससे नाराज़ हुआ कि भाई तुमने मुझे बिना बताए, बिना मेरी परमिशन लिए इतना बड़ा मिशन कैसे कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी के जो वफादार थे, खास करके उस समय उसका जो वज़ीर था, आप प्रधानमंत्री कह सकते हो, मलिक अहमद चप, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का भी वज़ीर बना था। अहमद चप ने उसको मशवरा दिया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास जो पैसा है उसको आप जो है छीन लो, अलाउद्दीन खिलजी के पास से सारा पैसा छीन लो, और उसने जो इतनी आर्मी इकट्ठा कर रखी है उस आर्मी को इकट्ठा करो, नहीं तो कल को ये आपके लिए ख़तरा हो सकता है, आपके खिलाफ बगावत कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन पे बहुत भरोसा था, या कह सकते हैं कि अलाउद्दीन बहुत ही शातिर किस्म का था। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को अपने भरोसे में ले लिया। एक्चुअली जलालुद्दीन खिलजी चला था कड़ा की ओर, दिल्ली से कड़ा की ओर चला था अलाउद्दीन खिलजी से उसका पैसा छीनने के लिए, जैसे कि उसके सरदारों, वजीरों या सिपह सालारों ने परमिशन दी थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से जलालुद्दीन खिलजी को ये भरोसा दिला दिया कि भाई मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आपसे खफा नहीं हूँ, आपसे बगावत नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे आपसे डर लग रहा है, मैं आपसे भयभीत हूँ। भय की वजह ये है क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी उसको बुला रहा था कि तुम मेरे पास आओ, ये सारा पैसा और सारी सेना लेकर के मेरे पास आओ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कड़ा छोड़ करके आ नहीं रहा था। उसने उसको ये भरोसा दिलाने में कामयाबी पाई कि मैं आपसे डरा हुआ हूँ, मैं सुल्तान से डरा हुआ हूँ, कहीं सुल्तान मुझे पनिशमेंट ना दे दें क्योंकि आपकी बिना परमिशन के मैंने इतना बड़ा काम कर लिया है। जलालुद्दीन खिलजी आगे बढ़ता गया। अब इसे आप जलालुद्दीन खिलजी की बेवकूफ़ी कहें या उसकी भावुकता कहें या भतीजे पर जरूर से ज़्यादा भरोसा कहें कि अल्टीमेटली लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को इस बात पर राज़ी करने के लिए कामयाब हो गया कि आप गंगा नदी पार करके कड़ा में उसके कैंप में निहत्ते आ जाओ।
सिर्फ 4-5 लोगों के साथ गंगा नदी पार करके जलालुद्दीन खिलजी निहत्था ही अलाउद्दीन खिलजी कैंप में चला गया। वहाँ उसने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, मार दिया। गले वले मिल रहे चाचा भतीजा, और गले मिले हुए कोई अलाउद्दीन खिलजी के 2 वफादार सैनिक थे, एक मलिक इख्तियारुद्दीन हुद और दूसरा मोहम्मद सलीम, उन्होंने मार दिया। एक ही झटके में जो है कि सर धड़ से अलग कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी की मौत हो गई। जब जलालुद्दीन खिलजी मर गया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के पास जो भी आर्मी थी उसने सारी आर्मी इकट्ठी की और बड़ी तेज़ी के साथ गंगा नदी को पार किया और दिल्ली की तरफ को बढ़ना शुरू कर दिया। अब नदी के दूसरे किनारे जो जलालुद्दीन खिलजी की आर्मी थी वो बजाय अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करने के भाग खड़ी हुई। कुछ आर्मी भाग खड़ी हुई और कुछ आर्मी जो थी अलाउद्दीन खिलजी से मिल गई। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है चलने लगता दिल्ली की तरफ को, और कहते हैं कि रास्ते में जितने भी गाँव, जितने भी शहर और जितने भी कस्बे पड़े, उन सभी गांव शहरों कस्बों में जो भी उसके सामने आता गया अलाउद्दीन खिलजी के, सभी को वो पैसा बांटता गया। सोने चांदी के सिक्के, जो कुछ भी था, प्लेट लूटी है ना, कोई सोने चांदी की प्लेट है, कोई कलम है, कोई गिलास है, कोई सिक्के, जो भी लूटता वो बांटता हुआ चला गया। सभी लोगों को, आम जनता को बांटता हुआ चला गया। बांटते हुए आया शाहजहाँपुर, दिल्ली के पास ही है, बरेली के आसपास है ना, शाहजहाँपुर सॉरी बुलंदशहर, दिल्ली के आसपास ही बुलंदशहर पहुंचा। वहाँ पर उसने कैंप किया। बुलंदशहर में जब पहुंचा तो जलालुद्दीन खिलजी के बहुत सारे वफादार, जलालुद्दीन खिलजी तो मर गया था। अच्छा, राजधानी में, इस समय राजधानी में कौन था? जलालुद्दीन खिलजी तो मर गया। राजधानी में जलालुद्दीन खिलजी की विधवा थी, मैंने यहाँ उसका नाम भी लिख रखा है, मल्लिका जहाँ। जलालुद्दीन खिलजी की बेटी पत्नी थी ये मल्लिका जहाँ। मल्लिका जहाँ ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद दिल्ली के तख्त पर रुकनुद्दीन को बिठा दिया। रुकनुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी का एक बहादुर बेटा भी था जो किसी मामले में अलाउद्दीन खिलजी से कमतर नहीं था। वो था इस समय मुल्तान में, उसका नाम था अरकली खां। कौन सा खां? अरकली खां। जलालुद्दीन खिलजी का बेटा था अरकली खां, जो कि इस समय मुल्तान का सूबेदार था, या मुल्तान का इक़्तिदार था। ये रहा मुल्तान, जो कि दिल्ली से बहुत दूर है। अहमद चप ने मल्लिका जहाँ के साथ मिलकर के रुकनुद्दीन को तख्त पर बिठाया और अरकली खां को मैसेज भेजा कि भाई तुम आओ अपनी फ़ौज लेकर के, वो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर बढ़ चला आ रहा है। लेकिन अरकली खां नहीं आया। अलाउद्दीन खिलजी के डर से अरकली खां मुल्तान छोड़ करके दिल्ली में नहीं आया। अब अलाउद्दीन खिलजी बुलंदशहर पहुंचा। बुलंदशहर में जलालुद्दीन खिलजी के समय के बहुत सारे वफादार, या अहमद चप या इस नए सुल्तान के बहुत सारे वफादार अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए। उन्होंने हवा का रूप देखा, हवा किधर को चल रही है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में आया और जैसे ही वो दिल्ली के आसपास पहुंचा तो जो बहुत सारे अमीर थे जो कि जलालुद्दीन खिलजी के ही वफादार रहना चाहते थे, वो अहमद चप और ये जो रानी है मल्लिका जहाँ और नया सुल्तान रुकनुद्दीन, ये सारे भाग खड़े हुए, भाग के पहुँचे मुल्तान अरकली खां की शरण में। मुल्तान में अरकली खां की शरण में पहुँचे और उसके बाद जीवन भर वो वहीं रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इनको परेशान नहीं किया, ठीक है वहीं पड़े रहो, और ना ही अरकली खां ने और ना ही इन्होंने किसी ने अलाउद्दीन खिलजी का विरोध करने का साहस किया। यहाँ तक कि अहमद चप जो है वो बाद में फिर लौट करके आ गया था राजधानी में और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना फिर से वजीर बना लिया था। अब इस तरह से आप देखें कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार करके राजा बन गया और दिल्ली आया और दिल्ली में उसने अपना बलबन का जो लाल महल था, उस समय बहुत ही भव्य महल था, वहाँ पर अपना राज्याभिषेक कर लिया। और कहते हैं ना, वो एक परंपरा होती है राज्याभिषेक में, जैसे मान लीजिए हिंदू परंपरा है तो जो पुरोहित होंगे वो राजमुकुट देंगे, है ना, राजमुकुट राजा के सिर पर रखेंगे। मुस्लिम परंपराओं में बहुत सारे इमाम जो हैं, है ना, जो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो राजा के सिर पे मुकुट रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने खुद मुकुट अपने हाथ में लिया और सिर पर रख लिया। मुकुट अपने हाथ में लिया और अपने सिर पर रख लिया। ठीक है साहब। तो खैर अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से अब दिल्ली में नया तानाशाह बन गया और यहीं से अब नए साम्राज्यवाद का दौर शुरू हुआ। अब यहाँ पर देखो, मैंने सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस की है वो सारी लिखी हैं। इसके बचपन का नाम था अली गुशास्प। अलाउद्दीन खिलजी का, जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा और दामाद था। 1292 में इसने भिलसा मालवा को लूटा और उसके बाद इस लूट के बाद उसे कड़ा और मानिकपुर की सूबेदारी मिली। कड़ा और मानिकपुर का जो इक्ता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था सबसे पहले। अब बीच में मैंने एक लाइन खींच रखी है, ये गंगा नदी है, इसके दाएं किनारे पर है कड़ा और बाएं किनारे पर है मानिकपुर। ठीक है ना। बाद में कड़ा और मानिकपुर को कहा गया अवध का इक्ता। तो कभी ये भी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा इक्ता मिला था? अवध का इक्ता। तो अवध का पुराना नाम क्या हो गया? कड़ा मानिकपुर। ठीक है। 1296 में इसने देवगिरी पर हमला किया। देवगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में, और इसकी राजधानी है एलिचपुर। ठीक है। और इस समय देवगिरी का राजा कौन था? राजा रामचंद्र देव। राजा रामचंद्र देव पर इसने हमला किया था। अब जलालुद्दीन का इसने कड़ा में वध कर दिया, मार दिया उसको। कब वध किया? 20 जुलाई सन 1296 को। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई? 20 जुलाई सन 1296 को हुई। किसने मारा? मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद ने मारा।
ठीक है। मल्लिका जहां, जलालुद्दीन खिलजी की विधवा मल्लिका जहां ने रुकनुद्दीन को सुल्तान बना दिया। मुल्तान में कौन था? अरकली खां। अरकली खां मुल्तान में जमा रहा। अहमद शब के बारे में क्या हुआ, ये सारा मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा भी है, बुलंदशहर में अनेक जलाली सरदार अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए। बुलंदशहर में जलालुद्दीन खिलजी के बहुत सारे वफादार थे जो एडी के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए, ठीक है। 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हो जाता है। अब बात ये आती है कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो शुरुआती चुनौतियां थी वो क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, उसके सामने क्या चैलेंजेस थे। उसके सामने सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि उसने भी गद्दी पर अवैध कब्जा किया था। तो अब जो अवैध कब्जा किया था उस कब्जे को लीगल साबित करना था। देखो भाई, औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया, भाइयों को मार दिया, उसके बाद वो सुल्तान बन गया, यानी कि उसका जो कब्जा था वो इलीगल था। अब जनता को, उस समय के जो सूबेदार या अमीर थे, उनको दिखाना था कि ये जो मेरा काम है बिल्कुल जायज़ है, उचित है। तो उसी को दिखाने के लिए औरंगजेब किसकी तरफ को दौड़ा? धर्म की तरफ को दौड़ा। उसने क्या नारा दिया कि देखो भाई, अगर मैं राजा नहीं बनता तो दारा शिकोह जो होता वो दूसरा अकबर हो जाता है ना, या इससे इस्लाम धर्म पर संकट आ जाता, इस्लाम धर्म खतरे में आ जाता। औरंगजेब ने नारा क्या दिया कि इस्लाम धर्म खतरे में है। सुल्तान मुस्लिम, सारे के सारे गवर्नर और सूबेदार वो सारे मुस्लिम, फौज में ज़्यादातर मुस्लिम, जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं उस पर सारे मुस्लिम, पूरे भारत में मुस्लिम एम्पायर फैला हुआ है और इस्लाम धर्म खतरे में है। औरंगजेब नारा क्या लगा रहा है? इस्लाम धर्म खतरे में। कह रहा है अगर दारा शिकोह राजा बन जाएगा ना तो इस्लाम धर्म खतरे में आ जाएगा, है ना। और ये नारा दे करके उसने जो मुस्लिम जनता थी या जो उस समय को मुस्लिम उलेमा और ख़ास अमीर थे उनको अपनी फेवर में मिला लिया। हाँ भाई, औरंगजेब का राजा बनना उचित है क्योंकि इस्लाम धर्म खतरे में और इस्लाम धर्म को खतरे से निकालना। ऐसा कुछ नहीं था, वो उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी। उसने जो किया उसको सही ठहराने के लिए कह दिया कि इस्लाम धर्म खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है साहब। तो धर्म वरम खतरे में नहीं होते हैं, राजाओं की गद्दियाँ खतरे में होती हैं। उन गद्दियों को बचाने के लिए ही राजा जो हैं वो धर्म की ओट में छिप जाते हैं, ठीक है। तो खैर, अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहला चैलेंज क्या था? वो गद्दी का अवैध वारिस था, लीगल वारिस था नहीं था, जो जनता को उसने दिखाना है कि जो मैंने किया सही किया। अब इसके अलावा उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे खुले हाथों से धन को लुटाया था। देवगिरी से जो पैसा लाया था वो तो लुटाया, सारा लुटा दिया। इसके अलावा खजाने भी खोल दिए और बहुत सारी जगीरें लोगों को ऐसी बांट दी, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया। और जब जैसे मैंने पिछले पार्ट में कहा था ना यार, इलेक्शन का समय आ रहा है तो प्रशासन थोड़ा सा, इलेक्शन के समय में प्रशासन थोड़ा बिजी हो जाता है, तो आमतौर पर ऑफिसेज में कर्मचारी हैं या नहीं है कोई पता चलता नहीं है। तो उसी समय अलाउद्दीन खिलजी आया तो वो अपनी पावर को फिर से इकट्ठा करने के लिए बिजी हो गया। तो जगह जगह पर उसके खिलाफ बगावतें हो रही हैं, वो देख रहा है चुपचाप, उसके खिलाफ बगावतें हो रही हैं, उसके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। और इसी बीच में जब उसने धन का उदार वितरण किया है या जो शाही कर्मचारी हैं उन पर कंट्रोल थोड़ा कम हो गया है तो वो जनता को लूटने का सोचने लगे, महंगाई बढ़ गई है, बाहरी हमले लगातार हो रहे हैं। अब क्या करें? तो इनसे पार पाने के लिए उसने जो उपाय किए, इन सब चैलेंजेस से पार पाने के लिए, अपनी गद्दी को न केवल स्थापित करने के लिए बल्कि उसको और बढ़ाने के लिए उसने जो रिफॉर्म्स किए उन्हीं को हम कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स। और उसी में जो मैंने कहा ना कि अलाउद्दीन खिलजी अनोखा साम्राज्यवादी था या अनोखा अर्थशास्त्री था, इसी क्वेश्चन का उत्तर जो है इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन आपसे मिलेंगे इन चीज़ों पर हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। थैंक यू।